Let T from R3 to R3 be a linear transformation satisfying such that, ठीक है ना, T 100 is equal to 011, T 110 equals to 101, T 111 equals to 112. तो दे रखा है T is 11 but not on to 11 and on to neither 11 nor on to वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो देखना कुछ नहीं है, रैंक ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी। और एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि 100, 110 एंड 111 दैट इज द बेसिस ऑफ R3, ठीक है ना। और अगर बेसिस ऑफ R3 का ट्रांसफॉर्म वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, बेसिस ऑफ R3 का ट्रांसफॉर्म वैल्यू दिया हुआ है, तो आर टी हंसते खेलते निकल जाएगा। व्हाट इज आर टी, एक बार डिफिनेशन बोलिए। आर टी इज लीनियर स्पैन ऑफ ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऑफ एनी बेसिस ऑफ यू। एनी डाउट? ये थ्योरी एकदम ठीक ठाक है ना। सो दैट इज लीनियर स्पैन ऑफ 011, 101 एंड 112, ठीक है ना। तो लिनियर स्पैन ऑफ तीन वेक्टर होने से नहीं मतलब है, मतलब है कितने इंडिपेंडेंट है। जितना इंडिपेंडेंट है वो आरटी का बेसिस भी बनेगा और साथ में उसके काउंटिंग जो है डायमेंशन भी बनेंगे। पहला वेक्टर से दूसरा इंडिपेंडेंट क्योंकि मल्टीपल नहीं। अब पहला दूसरा मिलकर क्या तीसरे को स्पैन करेगा। तो स्पैनिंग के लिए भी आप एक अच्छा बुद्धि लगा सकते हैं। पूछिए क्या बुद्धि लगाएं। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। अगर स्पैनिंग हुआ भी तो इसका पहले वाले का ही 1 टाइम्स होगा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए पहले वाले का 1 टाइम्स के साथ इसका कोई टाइम्स जोड़ने पर 0 आता है। तो पहले वन वाले का 1 टाइम्स जब इसमें घटाएंगे तो ये बचेगा 0 1 1, ये 0 1 1 ही है। तो संजोग की बात है कि इन दोनों का 1 1 टाइम्स का सम, दैट इज द थर्ड वेक्टर। इफ थर्ड वेक्टर लाइज इन लीनियर स्पैन ऑफ प्रीसीडिंग टू वेक्टर, देन इट इज डिपेंडेंट ऑन देम। कोई डाउट? कैसे बुद्धि लगाए पता चला। हालांकि हारे को हरिनाम तो है ही कि लेट दिस बराबर ए इंटू दिस प्लस बी इंटू दिस। और हारे को हरिनाम है मैट्रिक्स बना दिए, जितना रैंक आ गया उतना डायमेंशन, ठीक है ना। सो रैंक ऑफ टी जैसे, अब ऐसा नहीं कि मेरे पास कमी है, थ्योरी तो भरपूर है, अगर जल्दी लग जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो क्या ये पकड़ा गया कि डिपेंडेंट है इसके ऊपर? बाकी रैंक तो मेरे पास था ही। रैंक ऑफ टी बराबर रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। सबसे बुरा दिन आया तो मैं यहां आऊंगा, कहीं दिमाग चल गया तो अच्छी बात है। और रैंक 2 का मतलब नलिटी 1, और रैंक 2 का मतलब हो गया नॉट ऑन टू, साथ में नलिटी ऑफ टी बराबर 3 - 2 बराबर 1 इंप्लाइज नॉट 1 1। सो इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। कौन सा ऑप्शन है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू? सो ऑप्शन सी, ठीक है ना। कोई ट्रबल? ठीक रहा ना। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं कौन कौन सा नंबर है। 19, कुछ कुछ इसी बहाने रिवीजन हो गया।
लेट m इक्वल्स टू 2/2 का मैट्रिक्स है, 4 - 3 1 0। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: p m 8 + 12 m⁻12 is diagonalizable. q m⁻7 + m⁻9 is diagonalizable. कहता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अब जोश में आकर यहाँ ये निकालने मत चल जाइएगा कि एम का पावर दिस कितना है और दैट कितना है और एम और जीएम कितना है। ठीक है ना? तो सीधा एम के ऊपर प्रहार करना है। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ एम। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, हाँ, ट्रेस डिटरमिनेंट तो है ही। अच्छा, रोसम भी 1 है, वेरी गुड। ठीक ठीक। और बाकी एक ट्रेस है तो 3। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ एम, भूल गए हम उधर से, तो अभी क्या करें। x² - 4x और 0 माइनस माइनस दिस 3, दैट इज x - 3 x - 1। कहीं नजर उधर नहीं गया? गया तब तो अच्छी बात है। तो दिस बराबर 0 इंप्लाइज x बराबर 1 एंड 3। सो इट हैज टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, विच इंप्लाइज असली चीज तो था कि m इज डायगोनलाइजेबल। और अगर m डायगोनलाइजेबल हो गया, इसका मतलब m हैज टू लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, और जो जो m का आइगन वेक्टर होगा उसके सारे पोलिनोमियल का वो आइगन वेक्टर पक्का बनेगा। तो असली गोल तो ये था मेरा कि m हैज 2 Li आइगन वेक्टर्स। सो एनी polynomial of m has two linearly independent eigenvectors। वैसे तो डायरेक्ट थ्योरी याद होना चाहिए, which implies they are diagonalizable also। साफ थ्योरी है कि अगर a diagonalizable है तो any function of a where f is polynomial is also diagonalizable। So p is also diagonalizable, q is also diagonalizable, so both statements are true। ठीक है ना? कोई दिक्कत? 19 उसके बाद लीनियर वाले तो फटाक फटाक हो जाएंगे सब। 22, let T from R4 to R4 be a linear transformation and the null space of T be the subspace of R4 be given by। सीधा क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना बोले? 22 ना? नल स्पेस ऑफ T from R4 to R4 is given by। ठीक है ना? एनटी हालांकि किसने नहीं लिखा है, मैं अपने तरफ से लिख रहा हूं, लेकिन लिखना भी नहीं, वहां जब क्वेश्चन रहता ना सामने तो लिखना भी नहीं पड़ता। ये सब एक एक लाइन वाला क्वेश्चन है। x3 x4 belonging to R4 such that 4x1 plus 3x2 plus, क्या लिखने से इतना फायदा, सीधा सिंगल लीनियर रिस्ट्रिक्शन। इफ रैंक ऑफ t - 3i बराबर 3, देन द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ t इज। अच्छा, ये भी है। इफ रैंक ऑफ t - 3i, ठीक है ना, बराबर 3, where I is identity map, then minimal polynomial of t is।
और हम लोग मिनिमल पोलिनोमियल इस समय केवल इतना ही जानना चाहते हैं कि भाई बताइए क्या हाल चाल है एम जी एम वगैरह का। ठीक है ना। सबसे बड़ा क्लू क्या है मेरे पास? रैंक ऑफ T-3i बराबर 3। ठीक है ना। और यहां से क्या मिल गया? नलिटी ऑफ 4 - 3 लिखे बराबर 1। और सबसे बड़ी बात है कि 3 इज एन आइगन वैल्यू। उसके बाद नल स्पेस इतना दिया हुआ है। नल स्पेस का मतलब हो गया कि इसका डायमेंशन नलिटी और इसका डायमेंशन 4 - 1। मात्र एक रेस्ट्रिक्शन है, 3। सो व्हाट इज नलिटी ऑफ टी? थोड़ा नया नया नोटेशन भी। नलिटी ऑफ टी बराबर 4 - 1 बराबर 3। नलिटी ऑफ टी बराबर 3 का मतलब है कि आइगन वैल्यू के निगाह से देखे तो नलिटी ऑफ T-0 i बराबर 3, यानी जीएम ऑफ आइगन वैल्यू 0 3। एम कम से कम 3 तो होगा। खाक तुम 3 से ज्यादा बनोगे क्योंकि एक आइगन वैल्यू तो 3 आ चुका है। ठीक है ना। कोई दिक्कत? तभी तो मैं कह रहा था ये तो वहीं बन जाता। जीएम ऑफ आइगन वैल्यू 0 बराबर 3, विच इज लेस देन और इक्वल टू एम ऑफ 0 आइगन वैल्यू। ठीक है ना। यहां से क्या मिल गया? जीएम ऑफ आइगन वैल्यू 3 बराबर 1, विच इज लेस देन और इक्वल टू एम ऑफ आइगन वैल्यू 3। अब क्या करोगे भैया? तुम कम से कम एक आइगन वैल्यू 3 रखोगे, कम से कम 3 आइगन वैल्यू 0 रखोगे, और रखना टोटल 4 ही है। ठीक है ना। तो सारे आइगन वैल्यू का एम और जीएम बराबर। ठीक है ना। यानी डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबल का मतलब मिनिमल पोलिनोमियल में सारा फैक्टर एक एक बार। इट इज x - 0 इंटू x - 3। हो गया ना। सॉल्यूशन अभी लिखे नहीं है कायदे से, लेकिन कर दिए। लिखे का मतलब यहाँ एल नहीं लिखा हूं, लेकिन काम खत्म हो गया। हो गया ना। सो एम ऑफ 0 बराबर जीएम ऑफ 0 बराबर 3। एम ऑफ 3 सो एम एक्स इज x इंटू x - 3, चूंकि ए इज डायगोनलाइजेबल। और कुछ चाहिए? x इंटू x - 3 वाला ऑप्शन कौन सा है? पहला ही है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हो गया ना अच्छा से। अगला नंबर। 22 के बाद 34, 35, 34, 35। कंसिडर आर स्क्वायर विथ इनर प्रोडक्ट एक्स वाई इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई वाई आई। वही तो होता है स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। फॉर एक्स बराबर दिस, वाई बराबर दिस। वेरी गुड। एम बराबर दिस एंड एम ऑर्थोगोनल डिनोट्स ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ एम, देन डायमेंशन ऑफ एम ऑर्थोगोनल इज इक्वल टू। सब क्या दिया है? तो नमूना नमूना दिया है इसमें तो। कोई दिमाग नहीं लगाना है। एम बराबर x1, x2, x3, x4। इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा है। बिलोंगिंग टू R4 सच दैट x1 बराबर x3। ठीक है ना। तो एम ऑर्थोगोनल का डायमेंशन पूछा है। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एम? क्वेश्चन के साथ ही सॉल्यूशन। अब क्या करें, इतना हल्का है तो। इनर प्रोडक्ट भी स्टैंडर्ड लिख के दिखा दिया है। डायमेंशन ऑफ एम इज
डायमेंशन ऑफ R4 minus single independent restriction, that is 3. And dimension of M orthogonal, that is dimension of R4 minus dimension of W. 4 minus 3 बराबर 1. आंसर हो गया. ये तो सब ये पीडीएफ के लायक ही पूरा था. वहीं पे खटाक खटाक. ठीक है ना. क्वेश्चन भी लोगों को दिखते रहता है अच्छा से. क्या है ना. है तो फिर क्यों नहीं लगाए. ये उसके लायक था. अच्छा अभी लेकर आए. ये इसी के लायक था. इसमें तो खाली क्वेश्चन है देखना लायक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 35. लेट m इक्वल्स टू 3 - 1 - 2. ठीक है ना. 0 2 4 0 0 1. ठीक है ना. आई भी समझा दिया है. इफ 6m इनवर्स इज इक्वल टू m² - 6m प्लस अल्फा आई. m² - 6m प्लस अल्फा आई. ठीक है ना. फॉर सम अल्फा बिलोंगिंग टू आर देन अल्फा इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स. हाय हाय तो सब केले हैमिल्टन थ्योरम का इनवर्स वाला यूज है. ठीक है ना. कोई दिक्कत. बाई केले हैमिल्टन थ्योरम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ एम एक्स जो भी निकला दैट विल सेटिस्फाई एम. ठीक है. एंड दैट इज इक्वल टू 3 - x 2 - x 1 - x. और ये तो बच्चा ऐसे हंसते हुए लिखता है 6. ठीक है ना. और -6x 11x. ठीक है ना. x वाले में दिस इंटू दिस इंटू दिस 11x. ठीक है. फिर 11 कैसे लिख रहे हैं पता है ना. x² के साथ एक कांस्टेंट तो +6x² - x³. ठीक है ना. सो बाई केले हैमिल्टन थ्योरम 6i - 11a. सब तो एकदम टाइम पास है. 6m² - m³ बराबर नल. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई m इनवर्स. और वो भी जानबूझकर 6m इनवर्स पूछा है ताकि इसको इधर रखिए बाकी को इधर भेजिए. मल्टीप्लाइंग बाई m इनवर्स 6m इनवर्स -11i प्लस 6m - m² बराबर नल. यानी 6m इनवर्स. हाँ बहुत ज्यादा आसान है. हाँ. अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया. m² - 6m के साथ 11 हो गया ना. दिस इंप्लाइज अल्फा बराबर 11. आंसर. ठीक है. ये भी हो गया है तो सही में बहुत आसान सब है. 35 के बाद कौन सा है तो बनाने में कुछ लग ही नहीं रहा है कि बन भी रहा है. 35 के बाद 5960. वो तो उधर वाला ऑन रहता तो लगता है कि 5 मिनट में हो जाता है. एक आध कैलकुलेशन दिया है कि नहीं दिया है कुछ. 5960 59. हाँ एक आध में करवाएगा थोड़ा बहुत लग रहा है. 59.
A is 3 cross 3 matrix with determinant of A plus iota I is equal to 0। ठीक है ना? रियल मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? इट इज रियल मैट्रिक्स, M3R से आया हुआ है, इधर उधर से नहीं। ठीक है ना? एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3। तो क्या पूछ रहा है? ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। रियल मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स, ध्यान से देखिएगा। इसका डिटर्मिनेंट 0 देने का मतलब है माइनस आयोटा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। कोई डाउट? इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग स्पष्ट है ना, कि माइनस आयोटा इज एन आइगन वैल्यू। माइनस आयोटा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, एंड एज ए इज रियल मैट्रिक्स, so iota is also an eigenvalue of A। जो भी आइगन वैल्यू आएगा नॉन रियल, वो कंजुगेट पेयर में आएगा। ठीक है ना? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इतना। सो इफ लेमडा इज थर्ड आइगन वैल्यू, देन माइनस आयोटा इंटू लेमडा बराबर 3, यानी लेमडा बराबर 3। तो इसके आइगन वैल्यू क्या निकल गए? 3 आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो ए स्क्वायर के मिल जाएंगे आइगन वैल्यू, फिर ट्रेस मिल जाएगा। So eigenvalues of A are 3 iota and minus iota, which implies eigenvalues of A square are 3 square, iota square, and minus iota square, that is also minus 1. So trace of A square, 7 आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स ही है। ये तो रिलेटिवली बहुत ज्यादा इजी है। अब तक तो सब ऐसे ही मिले महान नमूने। फिर क्वेश्चन नंबर क्या है? 60। Let E equals to 3 cross 3 matrix, 3 cross 3 real matrix such that A 1 to 1 equals to 2 times of 1 to 1. Then A into 0 1 1 equals to 2 times of 0 1 1। ठीक है ना? And A into minus 1 1 0 equals to 4 into, अब इससे ज्यादा क्या सजा कर दे? ठीक है ना? लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट एक्स बराबर लेमडा एक्स, और एक्स क्या कहलाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। कोई डाउट? तो ये चीज तो फोर्स कर रहा है आपको कि कृपया इसको क्या बोलें, दिस इज आइगन वैल्यू एंड दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। दिस इज आइगन वैल्यू, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। दिस इज अनदर आइगन वैल्यू, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। ठीक है ना? तो हमारे पास दो के कॉरस्पॉन्डिंग दो दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, और एक के लिए एक इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के आइगन वेक्टर ऐसे ही इंडिपेंडेंट होते हैं। तो मैट्रिक्स हैज 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। ठीक है ना? कोई दिक्कत? 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का मतलब मैट्रिक्स मेरा डायगोनलाइजेबल भी होने के कगार पे है। और दो आइगन वैल्यू दो है,
और एक आइगन वैल्यू 4 है। फिर सुनिए, दो के कॉरस्पॉन्डिंग टू इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, ये पकड़ा है कि नहीं? टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। और 4 के लिए एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। तो 4 का GM1 और 2 का GM2, शानदार डायगोनलाइजेबल, मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री 2 इंतजार कर रहा है। ठीक है ना? तो पूछा क्या है? अच्छा, ठीक ठीक। क्योंकि हम तो इससे खाली खुश हो रहे हैं कि शानदार डायगोनलाइजेबल आ गया, वेरी गुड। सॉल्यूशन, कलर नहीं बदलाया। ए इज डायगोनलाइजेबल, यहां तक पहुंचे ना? एंड डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स भी मिल गया। इज पी बराबर, पहला वेक्टर क्या है? 1 2 1, 0 1 1, और लास्ट आइगन वेक्टर। ठीक है ना? एंड पी इनवर्स एपी की वैल्यू क्या होगी? डायग 2 2 4। यहां तक एकदम कोई डाउट? ठीक है ना? ये पी को आप चाहे तो उधर भेज दें, क्योंकि जो लक्ष्य है वो साफ सुथरा है। सारा कुछ कांस्टेंट है, जो निकालना है मैं खट से निकाल लूंगा। ठीक है ना? ना कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट कॉलम के लिए पूरी मैट्रिक्स क्यों निकालेंगे? पूरी मैट्रिक्स तो हम निकालेंगे ही नहीं। देखिए न कितना मजे में सॉल्व करेंगे। यहां तक हो गया? पहले ये, और यहां से क्या मिल गया? व्हाट इज एपी? एपी इज पी इंटू डायग 2 2 4। ठीक है ना? अब ई के एलिमेंट मेरे क्या होंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है ना? ए, खाली आपसे ये कॉलम पूछा है ना? दिस इनटू P 10 -1 2 1 1 1 1 0 बराबर, डायगोनल से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन आता है ना, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले कॉलम में 2 से गुणा चलेगा, 2 4 2। दूसरे में 0 1 1 का दुगना, 0 2 2। ठीक है ना? और अगले में 4 गुना। कोई दिक्कत? और थोड़ा निगाह मजबूत रखना है। हमारा लक्ष्य क्या है? केवल ये निकालना। ठीक है ना? क्योंकि यहां से अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस ऐसे तैयार होगा। इक्वेशन ऐसे तैयार होगा मेरा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। लेकिन उसमें से निकालना है पहले की वैल्यू। एक बात का खाली ख्याल रखना है, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, हर 3 वेरिएबल के लिए सेम आ रहा है। केवल कांस्टेंट मैट्रिक्स बदलेगा। फिर सुनिए, ये तीनों वेरिएबल को सेम कांस्टेंट देंगे, लेकिन इधर खाली आ जाएगा बराबर 2। इसको इससे गुणा करके इधर 0, इसको इससे गुणा करके इधर -4। तो ये वैल्यू खाली मेरी बदल रही है रो वाइज। बाकी जो है कोफिशिएंट सेम आ रहा है। तो एक होशियारी बताएं, इनको एक्स, होशियारी समझ में आ जाएगा ना? इनको एक्स, इनको वाई, इनको जेड मानकर केवल एक्स के लिए सॉल्यूशन करने जाएंगे हम। और इधर वाला जो वैल्यू है ना, उसको देखेंगे नहीं, उसको एबीसी लेंगे। और एक्स की वैल्यू एबीसी के टर्म में कितनी आई वो निकाल लिए ना, तो एक बार A11 निकल जाएगा, एक बार A21 निकल जाएगा, एक बार A31 निकल जाएगा।
बस इस बुद्धिमानी में साथ दीजिए ना, मजा आ जाए। ठीक है। और नहीं तो फिर बर्बादी को दावत देना भी है। कहेगा हम पूरा तो पूछ नहीं रहे थे, पूछ तो रहे थे आधा अधूरा। इसको एक्स वाई जेड मानते हुए ध्यान दीजिएगा, मैं पहला इक्वेशन लिख रहा हूं। पहला इक्वेशन लिख रहा हूं, हालांकि उसको भी मैट्रिक्स बनाने का मेरा इरादा है। बना ही दे क्या? इफ दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, देन योर फर्स्ट इक्वेशन इज इतना एक्स प्लस इतना वाई प्लस इतना जेड, यानी 1 to 1। और उधर से क्या जो आएगा उसको ए लिख रहे हैं, टू नहीं लिख रहे हैं। नहीं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैं ये लिखता, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मैं जीरो लिखता। अब इनका भी नाम मैं दे दिया हूं ए बी सी। ए बी सी कैसा रहा? लिख भी देता हूं भाई डर से, ऊपर एक्स वाई जेड, नहीं तो बाद में विवाद ना हो जाए। ये क्या है? 0 1 1, उधर बी, इधर फिर -1 1 0, और उधर सी। हमेशा निगाह मजबूत रखिएगा कि भैया मुझे एक्स निकालना है, जल्दी इन दोनों को भगाओ। ठीक है ना? और भागने के लिए बेचैन है, कहेगा इससे इसको घटा दो ना, और फिर इससे इसको भी घटा दो। इधर से ये भाग जाएगा, इधर से ये भाग जाएगा। कैसा रहा? अगर मैं कर दूं R1 माइनस R2 प्लस R3, क्या आप खुश हैं? ये 2 और 1 दोनों को बैंड बजा दिया, इसी बात का जो है मजा आ जाएगा। 2 और 1 दोनों का बैंड बज जाएगा। कलम बदले क्या थोड़ा सा? ये गाढ़ा कलर है ना। इधर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। और ये दोनों क्या हो जाएगा? 0 0। इस ऑपरेशन के बाद हो जाएगा ना। मुझे क्या मतलब वाई जेड से? मतलब ही नहीं है। तो इन दोनों का सम घटाने के बाद ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी माइनस सी। आर यू हैप्पी? कैसा लगा ये गेम्स का मजा आया कि नहीं? देगा एक कॉलम निकालने लगेंगे पूरा, तो हम हो जाएंगे बर्बाद। सो 2x इज a माइनस बी माइनस सी। सो व्हाट इज x? a माइनस बी माइनस सी बाई 2। और x के जगह जब a11 निकाल रहे हैं ना, तो इसमें से इन दोनों को घटा के बाई 2 करना है। अगले में इससे इन दोनों को घटा के बाई 2, फिर अगले में इन दोनों को घटा के बाई 2। निकल गया खड़े खड़े। सो व्हाट इज a11? इससे इसको घटा के बाई 2 किए तो 3। ठीक है ना? इन दोनों का सम घटाए, और इससे इन दोनों का सम घटाए तो हो गया -2। तो A21 की वैल्यू -1। इससे इन दोनों का सम घटाए तो हो गया 0। A31 हो गया 0। और ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, तो इसका मिनिमल पोलिनोमियल x-2 इंटू x-4। सो डिग्री ऑफ mx दैट इज 2। ठीक है ना? कैसा रहा? और हमसे क्या पूछ रहा है? A11 A21 A31 प्लस m, दैट इज 3 - 1 + 0 + 2, दैट इज 4। कैसा रहा? ये गेम समझ में आया? कुछ बोलना है तो बोलिए। कहीं पूरा 9 वेरिएबल निकालने चल गए तब तो बर्बाद हो गए। ठीक है ना? या 3 बार लिख दिए तो भी बर्बाद हो गए, क्योंकि हर बार कोफिशिएंट मैट्रिक्स तो यही रहेगा, खाली ये चेंज हो रहा है। तो उसका वैल्यू एबीसी मान के एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए एबीसी के टर्म में, और 3 बार अलग अलग फटाक फटाक पुट करके निकाल लीजिए। देखिए तो आंसर 4 है ना। इज योर कैलकुलेशन गुड? 4 ही है, ठीक है।